मुझे बात करनी है तुमसे सरदार वजदान शाह। वो दंदनाते हुए रात के 1 बजे इसके कमरे में आ धमका। वो जो अभी लेटा ही था, इस आफत पर उठकर बैठा और घूरकर सामने देखा। मुस्तफा, अभी बहुत नींद आई है, प्लीज सोने दे यार। सुबह जो भी बात करनी है सुबह, अभी इस वक्त कमरे से शक गुम कर। वो बेजारियत से बोला। वजी, मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है सुबह। अभी यार दिमाग बिल्कुल ऑफ है, मुझ में ताकत नहीं है कोई भी बात सुनने की न करने की। लेकिन मुझे करनी है, वरना मैं दादा को तुम्हारे सारे सीक्रेट बता दूंगा। वो मुंह बनाते हुए जिद्दी लहजे में बोला। वजदान ने एक नजर घड़ी की जानिब देखा और फिर इसको देखा जो किसी जिद्दी बच्चे की तरह इसके सर पर सवार था। अच्छा, बोल क्या बात है, लेकिन जो भी बात है 10 मिनट में कर और मेरे कमरे से दफा हो। सुबह कंपनी भी जाना है, इसके बाद पंचायत फैसले में भी जाना है। वजी साहब, आप मुझे ये बताएं, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मानता हूँ मैं आपके चाचा का लड़का हूँ, लेकिन हम लोग बिल्कुल भाई जैसे हैं, फिर भी इतना खतरनाक वाला पराया धन। वजदान ने आंखें छोटी करके इसको घूरा। तुमको पता है, मैं जैसे पानी पीने लगता हूँ, मेरी निगाहों के सामने वो पल घूम जाते हैं जिसमें हम सिर्फ चड्डा पहनकर नहर में नहाते थे। मैं जैसे खाना खाने लगता हूँ, मुझे वो याद आता है जब हम एक दूसरे की प्लेट से बोटी छीन कर खाते थे। फिर क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा सुलूक? वो बिल्कुल पुरानी फिल्मों की अदाकाराओं की तरह माथे पर हाथ रखता हुआ बोला। हो गया। वजदान इसकी अदाकारी से बेजार होकर सिर्फ इतना ही बोला। क्या मतलब हो गया? तुमको पता है सरदार साहब, यहाँ यहाँ दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ बहुत तकलीफ हुई है। इतनी तकलीफ कि मैं जैसे सोने के लिए लेटता हूँ और आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। क्या क्या बताऊं? मैं जैसे खाना खाता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती और। मुस्तफा प्लीज, बस कर दे यार, सोने दे मुझे। वो आगे कुछ बोलता, वजदान बीच में बोला। जा और इस बुराक का दिमाग खा। इसने शादी की है, मैंने थोड़ी की। वो बेजार हो रहा था, नींद आंखों में वाज़ेह थी। इस मुतमिन बेगैरत को तो इतनी तमीज नहीं है कि मैं इससे बड़ा हूँ। पहले मेरी शादी हो, खुद करके बैठ गया न हिंजर कहीं का। अगर हफ्सा की जगह कोई और लड़की होती तो मैं बताता। वो इसकी तसव्वुर में गर्दन मरोड़ते हुए बोला। क्यों? अगर हफ्सा की जगह कोई और होती तो क्यों बताता? अभी क्यों नहीं? वजदान थोड़ा हैरान होते हुए बोला। अभी तो इसको पता नहीं है, वो किस खाई में कूद चुका है। वो जो चीज है ना, बुराक को पता चल जाएगा, वो खुद ही काफी है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, ये अपने बाल नोचेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, और बदल कर दीनार रख देना। कैसी फजूल बातें कर रहा है तू, पागल कहीं का। जा यार, सोने दे मुझे। वो लेटता, इससे पहले मुस्तफा ने इसका कंबल खींचा। मुझे आज ये बात बताओ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा सुलूक? मिला तुमको ऐसा सुलूक करके? अकेले अकेले बिरयानी की मंडाई करके आ गए ना, और मुझे लेकर भी नहीं गए। अच्छा, यानी तुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका निकाह किससे हुआ है, कहाँ हुआ है। तुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि हम बिरयानी खा कर आए हैं। तो मैं तुझे बताता चलूं कि हमने कोई बिरयानी नहीं खाई। बेफिक्र हो जाओ। क्यों नहीं खाए? क्योंकि हमने सिर्फ निकाह किया और लड़की लेकर आ गए। फजूल की चूंचलेबाजी के लिए नहीं रुके। फिर भी मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मैं जाकर यही देख लेता कि इसने कैसे कबूल है बोला। मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता कि कैसे कबूल है बोलते हैं। तुम लोग तो ऐसे हो, कोई मेरा कत्ल भी कर देगा ना, इसका भी बदला नहीं लोगे? बस इतना बोलोगे, कोई बात नहीं, मुस्तफा ही तो था, जाने देते हैं। मुस्तफा, वजदान जो अभी तक इसकी बेकार की बातें बेजार होकर सुन रहा था, एकदम धड़ा और सफेद पेशानी पर अनगिनत बल पड़े। क्या बोला था मैंने उस दिन तुझसे कि मेरे सामने ये बकवास बात नहीं करना? क्यों समझ नहीं आई थी? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ मैं तुझे। दफा हो मेरे कमरे से। अगर तू 2 मिनट में मेरे कमरे से नहीं निकला,
खुदा की कसम तेरा हश्र कर दूंगा। वो तैश से बोला। आंखें गुस्से से एकदम सुर्ख हुई थी। बस एक लास्ट बात, फिर पक्का मैं जा रहा हूँ। वजदान ने जब्त से अपने जबड़े भींचे। तू क्यों मार खाना चाह रहा है जबकि मेरा कोई इरादा नहीं है तुझे धोने का। लेकिन तू चाह रहा है मैं तुझे कूटूं। बस एक लास्ट बात, फिर मैं पक्का जा रहा हूँ। वैसे भी मुस्तजाब के पास जाना है। वजदान ने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। ये आखिरी बात है, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। बोल, अगर मैं वाकई मर गया तो मेरी अम्मा, सहर और मुस्तजाब और बाबा का ख्याल रखना। और हाँ, अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो उसकी लड़की को वनी करना जरूर, लेकिन उस पर जुल्म नहीं करना। और उस लड़की से शादी तुम करना और मोहब्बत भी करना। और इस बेकार रस्म का निजाम बदल कर रख देना। और शादी तुम ही करना, और किसी से नहीं कराना। तेरी तो गाली तो बच मुझसे। वो बेड से उतरता, इससे पहले वो 100 की रफ्तार से इसके कमरे से निकला। पीछे वजदान सर झटक कर सोने के लिए लेटा। रात का कोई 1 ही बज रहा था। एक नजर घड़ी को देखा और बिना दूसरी बात सोचे धाड़ करके दरवाजा खोला। सामने ही वो जाए नमाज हाथ में थामे खड़ी थी। इसके इतनी दुरुस्तगी से दरवाजा खोलने की वजह से सहर घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। मुस्तजाब ने इसकी जानिब देखा। साफ शफ्फाफ चेहरा सफेद दुपट्टे के हाले में कैद था। चेहरे पर से वजू का पानी टपक रहा था। क्या कहा था मैंने तुम्हें? वो गुस्से से धाड़ा। आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। चेहरे के नुकुश तने हुए थे। सहर के हाथ बाकायदा कान पे थे इसको इतना गुस्से में देख। जी, क्या कहा था मैंने तुमसे सुबह? वो एक बार फिर धाड़ा। याद नहीं, वो घबराते हुए बोली। बताओ, मैं तुम्हें। वो आगे बढ़ा तो वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। मुस्तजाब ने जब्त से आंखें मींची। सुबह मैंने तुमसे कहा था कि मेरी वाइट शर्ट प्रेस कर देना। सुबह मुझे जाना है। वो अभी तक क्यों नहीं की? वो तो सुबह ही कर दी थी। आपके अलमारी में है। वो फौरन बोली। मैंने क्या बोला था, ये बताओ? वो आंखें बड़ी करे गुस्से से बोला। आपने कहा था कि आपकी शर्ट प्रेस करके आपके अलमारी में हैंग कर दूं। इसने बोलकर इसकी जानिब देखा जहां सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था। अच्छा, तो तुमने की? जी कर दी है। वो मुतमिन अंदाज में बोली। इसने जब्त से जबड़े भींचे। मैंने तुमसे कहा था कि व्हाइट शर्ट प्रेस करनी है, और तुमने ऑफ व्हाइट शर्ट प्रेस की है। जाहिल लड़की, तुमको व्हाइट और ऑफ व्हाइट में फर्क नहीं पता। आंखों में बेसाख्ता नमी जमा होने लगी। मुझे दोनों कलर एक जैसे लगे थे। मैं अभी कर देती हूँ। इसने फौरन जाए नमाज साइड पर रखी। चलो, वो बोलकर इसके कमरे से निकला। पीछे वो भी इसके साथ ही अपने कमरे से निकलकर इसके कमरे में पहुंची। वो शर्ट के बटन खोलकर बेड पर बैठा और वो जल्दी से शर्ट अलमारी में ढूंढने लगी। हड़बड़ी में इसके हाथ भी कांप रहे थे। पीछे वो इसको वहां ढूंढता देख बेजार होकर बोला। इस्त्री स्टैंड पर ही रखी हुई है शर्ट। अगर जहमत हो तो वहां भी एक नजर देख लो। जी। वो हड़बड़ा कर स्टैंड की तरफ बढ़ी। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाकर प्रेस करने लगी। 2 मिनट तक वो मोबाइल देखता रहा। फिर चलकर स्टैंड के करीब आया और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और गहरी निगाहों से इसको देखने लगा। वैसे क्या बात है तुम्हारे लाला की यार? मैं तो फैन हो गया बुराक लाला का। सहर ने एक निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा और सरत से निगाहें नीचे की। सबको सबकी मर्जी की लड़कियां मिल रही हैं, और मुझे। इसने अजीब सी निगाह से सहर को देखा। खैर, छोड़ो। नूरे बता रही थी लड़की बहुत बहादुर है। दादा के सामने भी बोल रही थी। और एक तुम हो, नहायत ही डरपोक लड़की। अजीब मुसीबत हो तुम मेरे लिए। क्या तुम बोल नहीं सकती दादा के सामने? सिर्फ इतना कि तुम ये शादी नहीं रखना चाहती। ये प्रेस हो गई। आंखें नम होने लगी थी। इसकी बातें बर्दाश्त से बाहर थी इसलिए इसकी बात काट कर बोली। मेरे सर पर रुकोगी? वो एकदम धाड़ा तो वो एकदम घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। तुम एक नहायत किस्म की डबू लड़की हो। तुम्हें पता नहीं क्यों मुझ पर मुसलत कर दिया गया है। अजाब बन गई हो तुम मेरे लिए। वो झंझलाकर बोला। वो 2 टके की लड़की दादा के सामने बोल गई। तुम उनकी पोती होकर नहीं बोल पा रही।
मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही है। बोलकर वो वापस बेड की जानिब जाने लगा, लेकिन सहर की आवाज से रुका। कोई औरत 2 टके की नहीं होती है। आवाज में वाज़ेह नमी थी। इसकी आवाज पर वो बेसाख्ता पलटा। आंखें नम हो रही थी। लहजा कपकपा रहा था। औरत अगर माँ है तो जन्नत, औरत अगर बेटी है तो रहमत, औरत अगर बीवी है तो हमसफर, औरत अगर बहन है तो इज्जत। तो मुस्तजाब बताएं, क्या औरत 2 टके की हो सकती है? इसने आंखें छोटी करके इसको घूरा और इसके करीब हुआ। कुछ ज्यादा जबान नहीं आ गई तुम्हारे में? वो इसके करीब होकर तैश से बोला। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी लड़की 2 टके की नहीं होती। जिस तरीके से मेरे सामने ये जबान चल रही है ना, दादा के सामने और सरदार लाला के सामने चलाया करो। आए समझ, इट्स ओवर, दफा हो यहाँ से। वो दुरुस्तगी से इसके बाजू को पकड़कर बाहर की जानिब धक्का देने वाले अंदाज में छोड़ा। सहर ने इसको बेबस निगाहों से देखा और जब्त से बोली, आप क्यों नहीं बोल देते दादा को? मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं भी इंसान हूँ। क्यों मुझ पर रख कर बंदूक चला रहे हैं? खुद भी तो बोल सकते हैं। चटाक। इसकी बात सुनकर इसने घुमाकर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, जिसकी ताब न लाते हुए वो जमीन दोज हुई। मुस्तजाब। कमरे में दाखिल होते मुस्तफा ने आंखें जब्त से मीची और गुस्से की ज्यादती से धारा। मुस्तजाब ने मुस्तफा की आवाज सुनी तो बेसाख्ता मुड़ा और सामने इसको देख सरत से 2 कदम पीछे हुआ। ये क्या है मुस्तजाब? वो गुस्से से इसकी जानिब मुड़ा और नीचे गिरी सहर को उठाया, जिसकी रोते हुए हिचकियां बंद गई थी। इसने इसकी जानिब देखा, जिसके दाएं गाल पर थप्पड़ का निशान तक वाज़ेह हो रहा था। मुस्तफा ने जब्त से मुट्ठियां भींची। सहर गुड़िया, अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ अभी। इसने एक नजर रोते हुए मुस्तफा को देखा और रोते हुए अपने कमरे में दौड़ गई। इसके निकलते ही मुस्तफा ने घुमाता हुआ थप्पड़ मुस्तजाब के उल्टे गाल पर रसीद किया। मुस्तजाब ने बेयकीनी से मुस्तफा की जानिब देखा। क्या है ये सब? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन पर हाथ उठाने की? मुस्तफा ने गुस्से से इसका गिरिबान पकड़ा। कोशिश भी कैसे की तुमने? मुस्तजाब, इसकी आंखें नीचे थी। जवाब दो। आंखें नीचे करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आए एक औरत जात पर हाथ उठाते हुए? घिन आ रही है तुम्हें अपना भाई बोलते हुए? बोलकर इसको धक्का दिया। मुस्तजाब ने जब्त से जबड़े भींचे। भाई, बदतमीजी कर रही थी वो, तो तुम इसको मार कर चुप कराओगे? और मैं मान ही नहीं सकता मेरी सहर बदतमीजी करे। वो तो किसी जानवर तक को न कुछ बोले, और तुम बोल रहे हो इसने तुमसे बदतमीजी की है। मैं किसी सूरत नहीं मान सकता मुस्तजाब। मैंने पहले भी तुमको समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूँ। तुमने अगर सहर के साथ ये सब फिर किया, आई स्वेयर मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। अगर तुमको ये शादी आगे अब कंटिन्यू नहीं करनी है तो दादा से बोलो और इस रिश्ते को खत्म करो। समझ आई? मैं नहीं चाहता कि तुम रुखसती के बाद इसके साथ जानवरों जैसा सलूक करो। आई समझ। और हाँ मुस्तजाब शाह, ये बात याद रखना, इसके बाद मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा। लाला, मेरी बात सुने। वो जैसे एकदम होश में आया था। क्या सुनूं तुम्हारी? मैं अब बचा क्या है सुनने के लिए मुस्तजाब? आज न तुमने हद कर दी है। एक लिमिट होती है जो आज तुम क्रॉस कर गए हो। समझ आई? बेगैरत इंसान हो तुम जो एक औरत पर हाथ उठाते हो। लाला, मैंने जानकर नहीं किया, एकदम उठ गया था। अच्छा, कितनी दफा अम्मा अब्बा की लड़ाई हुई है? कभी तुमने देखा कि अब्बा ने अम्मा पर हाथ उठाया? या कभी दादा को दादी पर हाथ उठाते देखा? या फिर बड़ा बाबा को कभी बड़ी अम्मी पर हाथ उठाते देखा? बोलो, क्या पूछ रहा हूँ मैं? वो गुस्से की ज्यादती से चीखा। ये जो हरकत की है न तुमने अभी मुस्तजाब, निगाहों से गिर गए हो तुम मेरी। शर्म आ रही है मुस्तजाब, मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। बेगैरत इंसान हो तुम जो अपने से कमजोर पर हाथ उठाते हो। वो बोलकर कमरे से जाने लगा तो मुस्तजाब भागकर पीछे से इसके गले लगा। भाई, सॉरी प्लीज, माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा। आवाज में नमी थी। मुस्तफा रुका और जब्त से जबड़े भींचे और चबा चबा कर बोला,
अगर तुम्हें सहर ने माफ कर दिया तुम्हारे इस फेल के लिए, मैं भी कर दूंगा। फिर वो रुका नहीं था, इसको वहीं छोड़कर अपने कमरे की जानिब चला गया था। हफ्सा ने एक निगाह उठाकर बुराक की जानिब देखा जो लैपटॉप पर काम करने में मगन था। इस बात के बाद बुराक ने कुछ बात नहीं की थी। वो चाहता था कि वो हफ्सा को थोड़ा ब्रेक दे दे। इसने बात कर ली थी अपने तरीके से, जिसका इसने सही से जवाब नहीं दिया था। इसी वजह से वो इसको बिल्कुल इग्नोर किए महारत से काम करने में मसरूफ था। हफ्सा जो काफी देर से खामोश थी, चुप रह रहकर अकता गई थी, वो एकदम झुंझला कर बोली, कब तक मुझे इस कैद में रहना पड़ेगा? इसकी आवाज बुराक के कानों में पड़ी लेकिन इसने मुकम्मल इग्नोर किया। बिल्कुल ऐसा कर दिया कि कमरे में इसके अलावा कोई मौजूद ही न हो। पता नहीं कब मैं इस कैद से आजाद होगी और जान छूटेगी मेरी। जिंदगी खराब कर दी मेरी। वो एक बार फिर इसको लड़ने के लिए उकसाने लगी, लेकिन नो रिस्पॉन्स। मुकाबल ने तो जैसे लफ्ज़ ही लिए थे। इस बार इसकी तेवरी चढ़ी और वो बैठ से उठकर इसके मद मुकाबल आए और घूर कर इसको देखा। ओह हेलो मिस्टर चूमू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसने सब कुछ भूले कमर पर हाथ रखकर तैश से कहा। बुराक ने जब्त से जबड़े भींचे अलबत्ता जवाब अभी भी नहीं दिया था। मैंने तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं रहना है, ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा लो। वो तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी और गुस्से में आकर हाँ कर दी थी, लेकिन मुझे अब थोड़ा समझ आ रहा है, अगर मैं तुमसे शादी न करती, बल्कि मैं कोई जॉब करके तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारती, वो ज्यादा अच्छा रहता। ये बहुत गलत फैसला कर लिया मैंने जल्दबाजी में। इस बार बुराक ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। पता भी है कितना कर्ज है मुझ पर तुम्हारे बाप का? ओह, तमीज से, वो उंगली उठाकर बोली। मैंने बदतमीजी कब की है मिसेस बुराक? बकवास नहीं करो, समझ आए। अच्छा, वैसे कितना कर्ज है अब्बा का तुम पर? वो जितना सोच रही थी अगर इतना था तो वो आसानी से उतार देती, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। यही कोई 40 लाख? अच्छा, सही है क्या? वो एकदम शौक से चीखी। पहले तो आराम से अच्छा बोल दिया, लेकिन समझ आने पर एकदम शौक से चीखी। बकवास नहीं करो, सही सही बताओ। वो रोब से बोली। मैंने कब की बकवास? मैंने तो तुम्हें रकम बताई है जो तुम्हारे फादर ने देनी है। अगर नहीं आता यकीन तो कॉल करके पूछ लो उनसे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच? बुराक शाह, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। इतना पैसे कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोलकर पैसे बटोरना चाहते हो। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है और न ही मैं बोलता हूँ। 10 लाख तुम्हारे बाप ने पहले लिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, अगर याद हो तो। हाँ, वो याद है। इसके अलावा कब लिए अब्बा ने तुमसे पैसे? अच्छा, इसके बाद तुम्हारे बाप की जमीन पर जिसने कब्जा किया था, इसको बाजियाब कराने के लिए उन्होंने एक साथ 20 लाख लिए थे, अगर वो भी याद हो तो। और बाकी बचे 10 लाख वो उन्होंने ट्रैक्टर के लिए हमसे लिए थे, अगर तुमको याद हो तो। हफ्सा एकदम गुमसुम हो गई थी इतनी रकम सुनकर, इसीलिए कहा था कि न पूछो। इतना पैसा है तुम्हारी साथ पुश्ते भी चुका नहीं पाएंगी। बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो एक बार फिर अपनी फॉर्म में आते ही गुस्से से नाक के नथने फुला कर बोली। अच्छा जी, वो जो तुम कब से पहले वहां बैठकर और अब मेरे सर पर खड़ी होकर कर रही हो। मैंने कुछ कहा? इसने भी दो बदो जवाब दिया। यानी मैं बकवास बात कर रही हूँ? याद रखना, मैं तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं रहूंगी, ये बात तो तय है। ओके, अपने बाप का कर्ज चुकाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन तुमने तो वो कर्ज माफ कर दिया था अब्बा पर। वो तो तुम्हें अपनी जॉर्जियत में लेने के लिए किया था माई स्वीट वाइफ। मैं कोई तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, वो तैश से बोली। अरे हाँ, वाइफी में तो भूल ही गया, तुम तो मेरी बांदी हो। चलो बांदी जी, मेरे पाँव दबाओ। वो इसका गुस्से से सुर्ख चेहरे देख मजे से बोला। हफ्सा ने घूर कर इसको देखा। मैं क्यों तुम्हारे पाँव दबाऊं? मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ, लेकिन बांदी तो हो ना। चलो शाबाश, दबाओ मेरे पाँव। मुझे फजूल बात नहीं करनी है तुमसे, दो टूक बात करनी है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना चाहती।
मैं वापस कराची जाऊंगी और अपनी जॉब वापस कंटिन्यू करूंगी और तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। आए समझ? इसलिए जब तक मुझसे दूर रहो, और मैं कल ही जाऊंगी। वो बोल कर जाने लगी। ये बात सुनकर जहां आंखों में शोखी थी वहीं सर पन्ने लिए चेहरा मुकम्मल तौर पर संजीदा हुआ। बुराक की आवाज पर इसके कदम जंजीर हुए। किसने बोल दिया मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? बीवी हो या बांदी हो, कुछ भी। जब तक मेरे पैसे तुम यहाँ रहकर नहीं दोगी, तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकती। यानी वो जो दोपहर में बोल रहे थे कि मोहब्बत है, वो क्या था? मजाक था तुम्हारा। बाप तुम्हारे पैसे दे नहीं रहा था, और इस वजह से मेरे पास कोई तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। तो सही है ना? मैं बोल तो रही हूँ, दे दूंगी मैं तुम्हारे पैसे। पता है, तुम जैसे जागीरदार लोग ऐसे ही होते हो। तुम जैसों को सिवाय पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन अगर यहाँ से जाना है तो पहले मेरे पैसे दो, इसके बाद यहाँ से चली जाना। वो एकदम गुस्से से भड़की। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ रहकर तुम्हारे पैसे कैसे दूंगी? ये बताना पसंद करेंगे। देखो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ और अपने पैसे भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए एक ऑफर है तुम्हारे लिए। मेरी असिस्टेंट बन जाओ मेरे ऑफिस में, कमाओ और पैसे उतारो और जाओ। ये ऑफर सुबह तक महदूद है तुम्हारे लिए। इसके बाद तुमको मेरे लिए ही महदूद रहना पड़ेगा। ठीक है डार्लिंग। वो बोलकर वापस अपने काम में लग गया था। हफ्सा ने एक नजर इसको देखा और पैर पटक कर वापस सोफे की जानिब बढ़ी। नूरे, नाश्ते में क्या है? आर्यन कुर्सी खींचता साथ बैठते हुए बोला। रेड फ्रॉक, रेड ही लिपस्टिक, बाल एक कैचर में कैद थे। एक नजर अपने बराबर में बैठे अपने भाई को देखा और वापस नजरअंदाज करके नाश्ता करने लगी। नूरे, दे न यार नाश्ता, भूख लग रही है। अम्मा को बोला है, वो सो रही है अभी। वो लोग किचन वाली डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेरा दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है। आए समझ? किसी मुलाजिमा को बोल दो, मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। और मैं कोई मुलाजिमा हूँ जो मैं तुम्हें नाश्ता दूँ? सहर भी तो देती है अपने भाइयों को। आर्यन इसको देखते हुए बोला। उसकी औकात देखी है मैंने। कहाँ वो कहाँ मैं, तुम मुझे उससे मिला रहे हो? नहीं यार, तू मेरी बहन है। तुझे मैं कैसे उस डब्बू लड़की से मिला सकता हूँ? प्लीज नाश्ता दे दे यार। आरी, किसी मुलाजिमा को बोल दे प्लीज। यार, कोई मासी दिख नहीं रही है ना? तुम ही दे दो ना प्लीज। वो मिन्नत करते हुए बोला। तुम न दिमाग। अभी वो अपना जुमला पूरा करती, किचन में दाखिल होती नजर सहर पर गई, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। चेहरे पर अभी भी अंगुलियों का निशान थे। वो ब्लैक कमीज शलवार और सर पर दुपट्टा जमाए निगाहें नीचे किए किचन शेल्फ की जानिब बढ़ी। दोनों ने एक नजर इसको देखा। सहर, मुझे भी नाश्ता दे दो। जी लाला, वो धीमी आवाज में बोली और मुस्तफा, वजदान और बुराक का नाश्ता तैयार करने लगी। वैसे सहर, एक बात पूछूं? क्या रात को रोई थी? मैंने तुम्हें रोते हुए मुस्तजाब लाला के कमरे से निकलते देखा था, और तुम्हारा हाथ भी गाल पर था। क्या मारा था उन्होंने तुम्हें? नूरे मजे लेते हुए बोली। नहीं, एक लफ्जी जवाब। आर्यन ने इसको आंखों से खामोश रहने का कहा और खुद बोला, लेकिन लग तो रहा है कि जैसे किसी ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा हो। सहर ने बेसाख्ता सामने बैठे उन दोनों भाई बहन को देखा। हाँ ना आर्यन, लगना क्या है, मारा है। और पता है मुझे तो लगता है ये रात को मुस्तजाब से पिटी है। बोलकर दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी। वो वापस निगाहें नीचे करके नाश्ता बनाने लगी। वैसे बड़ा अफसोस हुआ जानकर कि बड़ी ममानी के साथ साथ तुम अब अपने शौहर से भी मार खाने लगी। ये बात नूरे ने इसके चेहरे को देखकर बोली थी। सहर की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। मुस्तफा किचन की जानिब ही आ रहा था। सहर को सामने काम करता देख और टेबल पर उन दोनों को बैठे दरवाजे पर ही रुक गया। वैसे नूरे, मुस्तजाब भी कब तक मुंह से बात करता? इस जड़ बुद्धि के दिमाग में कुछ आता ही नहीं होगा, इसलिए तो अब हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बोलकर एक बार फिर उन दोनों ने कहा खा लगाया,
और तुम दोनों को क्या लगता है कि ये बात मजाक की है और मजे की बात है? मुस्तफा किचन में दाखिल होते हुए बोला। सहर ने मुस्तफा को देखा और एक सुकून की सांस खारिज की। आर्यन, नूरे ने इसको सामने देखा तो एकदम सांप सूंघा। अगर मुस्तजाब ने सहर पर हाथ उठाया भी है तो ये उनका पर्सनल मैटर है। तुम दोनों का कोई हक नहीं बनता है बोलने का। लेकिन अब तुम दोनों बोले ही हो तो मुझे जरा ये बताओ, बल्कि सोचो। वो बोलते हुए उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठा। नूरे की शादी वजदान से हुई और उसने कभी गुस्से में हाथ उठा दिया? वैसे मुझे तो लगता है ऐसा होगा जरूर। तो क्या तुम आर्यन ऐसे बोलोगे कि जड़ बुद्धि है? कब तक मुंह से बोलता? अच्छा है हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लाला, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आर्यन एकदम तैश से बोला। यही तो बोला है जो तुम दोनों अभी यहाँ बैठकर सहर को बोल रहे थे। आर्यन शाह, जब तुम्हारी बहन पर बात आई तो ये क्या बात हुई? इसलिए अपनी जबान संभाल कर बात करो तुम। आए समझ, ये न हो कि मेरा हाथ का इस्तेमाल तुम पर शुरू हो जाए। दादा ने क्या कहा था तुमको? वो एकदम गुस्से से भड़का। रात को मेरे साथ जाना है। तुमने गाड़ी तैयार की? जी लाला, नाश्ता करके तैयार करता हूँ। वो आंखें नीचे करके जब्त से बोला। जी नहीं, नाश्ते के बाद नहीं, अभी। उठो फौरन और जाओ और गाड़ी तैयार करो। आर्यन ने एक निगाह सहर पर फिर मुस्तफा पर डालकर गुस्से से किचन से चला गया। नूरे, अब आप इसकी तोपों का रुख इसकी जानिब हुआ। मैं जा रही हूँ। सॉरी सहर, मुस्तफा कुछ बोलता इससे पहले वो घबराती हुई खड़ी हुई। हड़बड़ी में किचन से निकली। मुस्तफा ने एक नजर सहर को देखा जो मुस्कुरा रही थी। कितनी बार समझाया है मैंने तुमको, अपने हक में बोलना सीखो। कब तक मैं तुम्हारे डिफेंड में बोलूंगा? वो खफगी से बोला। जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। वो बोलकर इसके बराबर में बैठी। अच्छा, तो मेरी गुड़िया कब बड़ी होगी? जब मेरे लाला मुझे बड़े होने देंगे। वो लाड से बोली। बड़ी हो जाओ, मैं चाहता हूँ तुम अपने हक में बोलना सीखो। हर हाल में। तुम्हें नहीं पता कल को मैं न हूँ तो फिर क्या करोगी? वो नाश्ता स्टार्ट करता हुआ बेध्यानी से बोला। लाला प्लीज, ये बात आज कर दी है आपने। आइंदा मेरे सामने नहीं बोलिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, रोने की टंकी, अब नहीं बोलूंगा। सॉरी, लेकिन अपने हक में बोलना सीखो। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बहन को कुछ बोले। और हाँ, जब तक मुस्तजाब तुमसे माफी न मांगे, माफ नहीं करना। उसकी तो ऐसी की तैसी। जो हरकत इसने की थी रात को, इसको वो सूद समेत लौटा दिया था मैंने। मतलब लाला, वो हैरत से बोली। जिस तरीके से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, उसी तरीके से मैंने भी लगा दिया है। लेकिन जब तक वो माफी नहीं मांगता, माफ करने की कतन कोई जरूरत नहीं है। वो बोलकर खड़ा हुआ और सर पर हाथ रखा। अपना ख्याल रखना और अपने हक में बोलना। कोई कुछ भी कहे, कोई जरूरत नहीं है खामोश रहने की। मुझे पुरानी सहर नहीं चाहिए। एक ऐसी सहर चाहिए जो लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे और किसी को न बख्शे। सामने फिर मुस्तजाब हो या फिर ये आर्यन नूरे। सहर ने सर इस बात में हिलाया। वो झुका और इसके सर पर अपने लब रखे। ख्याल रखना अपना। बहुत सारा। सहर को थोड़ा अजीब लगा। दिल बहुत तेजी से इसकी जानिब से धड़का और परेशान भी हुआ। लेकिन वो कुछ बोलती इससे पहले वो बड़े बड़े कदम लेते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। मुस्तफा ड्राइविंग सीट पर था और आर्यन खामोशी से पैसेंजर सीट पर बैठा था। गाड़ी गांव की सड़क पर ही चल रही थी। मुस्तफा ने एक नजर खामोश आर्यन को देखा और गला खनकार कर बोला। आर्यन, कुछ खाएगा? इसने नर्म से लहजे में पूछा। नहीं लाला, भूख नहीं लग रही है अब। इसने रुसायत से इनकार किया। अच्छा, लेकिन किचन में तो बहुत लग रही थी और अब बिल्कुल नहीं लग रही। स्ट्रेंज। हाँ, उस वक्त लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही है। मुस्तफा ने एक नजर इसको देखा और समझाने वाले अंदाज में बोला। देख आर्यन, तू छोटा है मुझसे। अगर डांट भी दिया तो तेरा बड़ा भाई हूँ, इस हैसियत से डांटा है। तू कुछ गलत बोलेगा तो तुझे रोकना मेरा फर्ज है।
हमें बहुत अजीज है तू। अगर गलत बात और गलत रास्ते पर चलेगा तो तुमको समझाना मेरा काम है। मैं भाई हूँ तेरा। सॉरी लाला, मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी सहर को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं घर जाकर उससे माफी मांग लूंगा। आप परेशान न हो। हम उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। वो मुड़ काटते हुए बोला, मैंने तुमसे वो कहा था न कि तुम मुस्तजाब को जमीन के पेपर दे देना। क्या दिए तुमने? जी लाला। वो अभी आगे कुछ बोलता, पीछे से एकदम उनकी गाड़ी हिट हुई। कौन है? मुस्तफा ने एकदम मिरर शीशे से देखते हुए गुस्से से कहा। ये दोनों गाड़ियां एक साथ रुकी, पीछे और आगे वाली। मुस्तफा बाहर निकला तो सामने से ही आशर बेग भी बाहर निकला। दोनों ने एक दूसरे को देख हुंकार भरा। उनकी गाड़ी ऐसे मोड़ पर टकराई थी जहां काफी सारे ढाबे और दुकान वगैरह थी। सब उनकी ही तरफ आए। मुस्तफा ने अपनी गाड़ी देखी जो पीछे से बहुत बुरे तरीके से हिट हुई थी और हालत भी काफी खराब हो गई थी। ये क्या है आशर बेग? मुस्तफा ने माथे पर बल डाले कहा। आशर के गार्ड आगे पीछे हो गए थे। मेरी कोई गलती नहीं है। पहले मैंने मोड़ काटना था, लेकिन तुम ही अपनी इस कट्ठारा को लेकर पहले घुस गए। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद रखो और गाड़ी हटाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इसकी गाड़ी इस तरह से बीच में अड़ गई थी कि अगर वो गाड़ी पीछे नहीं लेता तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी। जा, नहीं करता जो करना है कर ले। वो इसको गुस्सा दिलाने वाले अंदाज में बोला। आशर बेग, अपनी गाड़ी पीछे लो। ये न हो तुम्हारी गाड़ी का मैं यही हश्र नश्र कर दूं। पीछे लो अपनी गाड़ी। वो एकदम गाड़ी पर अपने हाथ मारता हुआ बोला। जा, नहीं करता जो करना है कर ले। वो बाजिद था। तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? गाड़ी पीछे करो अपनी। मुस्तफा इसकी हड्डी हरामी पर झुंझला कर बोला, तुम लोग एक चोर हो। हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हो और सरदार खानदान से हो तो इसका मतलब है हम पर रोब जमाओगे। रोड क्या तुम्हारे बाप का है? नहीं हटाता। जा जो करना है कर ले। मुस्तफा की इस बात पर तेवरी चढ़ी और इसने एकदम इसका गिरिबान पकड़ा। समझ नहीं आ रहा तेरे को? गाड़ी हटा साले। मरने वाले काम क्यों कर रहा है? ओ, गिरिबान छोड़। वो भी इसको धक्का देते हुए कहा। आर्यन और इसके गार्ड्स ने एकदम उनको छुड़ाया। गांव वाले सब तमाशाए बने देख रहे थे। जान से मार दूंगा इसको मैं। छोड़, बताता हूँ मैं इसको। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरिबान पर हाथ डालने की? आशर गुस्से से बेकाबू होते हुए बोला। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसका भरे गांव में इसके गिरिबान पर हाथ डालना। साले, ऐसे ही जैसे तू मेरे बाप तक पहुंचा। छोड़ आर्यन, इसका दिमाग मैं अभी सेट करता हूँ। मेरे एक हाथ का है ये। तू मुझसे अब बच कर दिखा। मुस्तफा शाह, तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे गिरिबान पर हाथ डालकर। तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मौत के घाट उतार कर ही दम लूंगा। छोड़। इसने एकदम अपने गार्ड को झटका और गाड़ी में से निकलता हुआ वहां से चला गया। मुस्तफा ने घूर कर आशर को देखा और अपनी गाड़ी की तरफ देखा। आर्यन ने एक नजर गांव वालों को देखा, फिर आशर की गाड़ियों को जो धूल उड़ाती हुई दूर होती जा रही थी। हवेली के लाउंज में वजदान, बुराक, मुस्तजाब, सगीर शाह और उनके दोनों बेटे बैठे हुए थे। हवेली के सारे मर्द मौजूद थे, सिवाय आर्यन और मुस्तफा के। बुराक अपने बिजनेस की बातें सगीर शाह और मुस्तजाब से डिस्कस कर रहा था क्योंकि मुस्तजाब थोड़ा आउट ऑफ टच था बिजनेस से। बाकी वजदान पूरा इन टच था। अच्छा, बिजनेस की बातें बाद में करना। सगीर शाह की आवाज से सब उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। वजदान, मैंने तुमसे जो कहा था पुरानी हवेली को दोबारा बनवाने का, क्या बना? मेरे मुस्तफा की सालगिरह आ रही है कुछ दिनों बाद ही। मैं इसको वही गिफ्ट में देने का इरादा रखता हूँ। हाँ मुस्तजाब, मैंने तुमको बोला था कि उस कंट्रैक्टर से बात कर लेना, वही रेनोवेट करेगा। इसको तुमने बात की उससे? जी लाला, बात की है लेकिन लाला, कंट्रैक्टर माना नहीं था पहले। लेकिन अगर आप और दादा इसको ही कंट्रैक्ट देना चाहते हैं तो मैं दोबारा मीटिंग रखता हूँ। क्या पता बात बन जाए। सगीर शाह ने इसकी बात सुनकर तहम्मुल से बोले, हाँ मुस्तजाब।
बात करो क्योंकि मैं उस बंदे से मुतमिन हूँ। हम ये कॉन्ट्रैक्ट इसको ही देंगे। मेरे मुस्तफ़ा की होगी वो हवेली। सब इसकी मर्जी का होना चाहिए जैसे वो चाहता है। इसने खुद कहा था कि दादा, ये हवेली मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको तोहफे में वही दूंगा। उनकी बात सुनकर लाउंज में बैठे सारे नुफूस दिल से मुस्कराए। अभी मुकर्रम शाह कुछ बोलते इससे पहले एक मुलाजिम घबराता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। साहब, वो सगीर शाह के माथे पर बेसाख्ता बल पड़े। समुंदर खान, तुमको किसने इजाजत दी यहाँ आने की? क्या तुम नहीं जानते यहाँ आने की इजाजत मुलाजिम मर्दों को नहीं है? वो गुस्से से धाड़े। बड़े साहब, वो वजदान एकदम खड़ा हुआ। दादा, एक सेकंड, वो कुछ बोलना चाह रहा है। बात सुन लेते हैं पहले। क्या हुआ समुंदर खान, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वजदान इसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। बोलो, क्या बात है? सरदार, वो गांव के चौराहे पर मुस्तफा साहब की लाश पड़ा हुआ है। वो मर गया है। सब बोल रहे हैं आशिर बेग ने इसको मार दिया है। आर्यन साहब भी काफी जख्मी हैं। उनके हाथ पर भी एक गोली लगी है और गांव के ही अस्पताल में हैं। जैसे जैसे वो बोल रहा था, वजदान के माथे पर बल पड़ रहे थे। पीछे खड़े शर्जील शाह की सांस गले में अटक रही थी। दादा का भी यही हाल था। मुस्तजाब ने बेसाख्ता इसकी जानिब बढ़ा। तुमको पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। वो एकदम मारने इसकी जानिब बढ़ा। वजदान ने इसको पकड़कर बेसाख्ता इसको पीछे किया। नहीं मुस्तजाब, हमें इस वक्त मुस्तफा को देखना चाहिए। हम ये सब बाद में कर लेंगे। वो बोलकर हवास बागता बाहर की जानिब भागा। सभी इसके पीछे हवेली से निकले। औरतें भी एकदम घबराई थी उन सबके इस तरीके से निकलने पर। गाड़ियां हवेली से तेजी से निकली थी। 10 मिनट में ये लोग चौराहे पर थे। मुस्तफा के गिर्द एक भीड़ इकट्ठा हुई थी। सबकी ही आंख अश्कबार हुई थी। वजदान, मुस्तजब, बुराक जल्द से जल्द इसकी जानिब बढ़े। लोगों को हटाकर तीनों की निगाहों ने एक साथ दिल को छू लेने वाला मंजर देखा था। मुस्तजब, बुराक, वजदान तीनों की आंखें एकदम साथ नम हुई थी। मुस्तफा के चेहरे पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। दादा और मुकर्रम शाह और शर्जील शाह ने भी जब सबको हटाकर इस जानिब देखा तो बेसाख्ता आंखें गम से बंद हुई। सगीर शाह का हाथ बेसाख्ता दिल के मकाम पर गया। शर्जील शाह तो एकदम बुत बन गए थे। सामने जवान बेटा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। मुकर्रम शाह शौक में थे। मुस्तजाब की आंखें नम होने शुरू हो गई थी। जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। वो मुर्दा कदमों से इसकी जानिब बढ़ा जो दुनिया से गाफिल मौत की नींद सो रहा था। एकदम जैसे टांगों से जान निकली थी। वो घुटने के बल इसके पास गिरा और कपकपाते हाथों से की जानिब अपना हाथ बढ़ाया। वो इसको देख रहा था। नम आंखों से अपने भाई को देख रहा था जो सफेद कपड़े में था, जो सुर्ख खून से लथपथ था। मुस्तफा लाला, बहुत धीमी आवाज में वो पुकारा और हाथ बढ़ाकर इसके शफाफ चेहरे पर रखा। लाला, क्या हुआ है? बात सुनो मेरी, वो टूटे फूटे लहजे में बोला। आप नहीं, लाला उठो, वो इसको हिलाते हुए बोला। आंख से आंसू मुस्तफा के चेहरे पर गिरे। बुराक ने एक नजर वजदान को देखा जो नम निगाहों से इसको देख रहा था। ऐसा महसूस होता था कि वो सांस भी नहीं ले रहे हों। वजदान के हाथ मुट्ठी में बंद थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो जब्त की इंतहा पर था। सामने दिल के सबसे करीब इंसान खून से लथपथ सफेद कपड़े में था। बुराक मुस्तजाब की जानिब बढ़ा और इसके कंधे पर हाथ रखा और जख्मी लहजे में बोला, मुस्तजाब, उठो, लाला को हवेली लेकर जाना है। नहीं, मैं उनको ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा। अम्मा और सहर उनको ऐसे नहीं देख सकती हैं। लाला देखो ना, ये उठ नहीं रहे हैं। ये ना मुझसे नाराज थे रात को। बोला था उन्होंने कि बात नहीं करूंगा जब तक मैं सहर से माफी नहीं मांगता। उनसे बोल लेना, मैं इसके पांव पकड़कर माफी मांगूंगा उनसे। बोल लेना, उठ जाए, मुझे एक बार अपने गले से लगाए प्लीज लाला। उनसे बोल लेना, उनका मुस्तजाब मर रहा है। उनको ऐसे देख। उनको बोल लेना, ऐसे तो नाराज ना हो, कुछ तो बात करें।
मैं मांग लूंगा माफी सहर से। लाला बोले ना, ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? वो समुंदर खान बोल रहा है कि ये नहीं है, ये चले गए हैं हमें छोड़कर। वो बकवास कर रहा है न लाला। उनको बोले ना, ये उठ जाए। मुस्तफा लाला प्लीज, उठ जाए ना, मेरा दिल बंद हो रहा है प्लीज। उठ जाए न लाला, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो आपने मुझे माफ भी करना है लाला। प्लीज उठ जाए न लाला। वो तो जैसे भूल गया था कि वो बाहर है। वो एक मर्द है। वो शाह खानदान का है जहाँ का मर्द रो नहीं सकता है, रुला सकता है। शाह खानदान के मर्द पत्थर हैं। तो ये पत्थर दिल इंसान कैसे रो रहा था, जिसको होश तक नहीं था कि वो कहाँ है। वो हिचकियों से बुराक के सीने से लगे रो रहा था। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रो रहा था। बुराक की आंखों में भी अपने भाई को देख आंसू नहीं थम रहे थे। वजदान ने एक नजर शर्जील शाह को देखा जो बेबस होकर अपने बेटे को देख रहे थे। गांव वालों की जानिब निगाह गई तो वो सब भी बाकायदा आंसुओं से रो रहे थे। वो बड़ा था, गांव का सरदार था, वो रो नहीं सकता था। वो सख्त मर्द था, इसके जिम्मे बहुत जिम्मेदारी थी। लेकिन दिल का हाल उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर उस वक्त कौन सी जंग चल रही है। आंखों में नमी आई थी, जिसको वो अंदर ही पी गया था। इसने एक गहरी सांस ली और गार्ड्स की मदद से सबको साइड किया और मुस्तजाब और बुराक की जानिब बढ़ा और अपने अजली सर्द रवे में बोला, बस करो, उठो, मर्द बनो। मुस्तफा को सर्द खाने लेकर जाना है, इसका गुस्ल होगा। हटो तुम दोनों। इसकी आवाज सर्द हो रही थी। इसने अपने सर्दपन से अपने अंदर का सारा हाल छुपा लिया था। मुस्तजाब को बुराक लेकर उठा। वो हट नहीं रहा था। बुराक जबरदस्ती इसको लेकर उठा था और मुकर्रम शाह, शर्जील शाह और सगीर शाह को लेकर हवेली की जानिब बढ़े। इसने फौरन सबको साइड किया और डेड बॉडी को उठाकर सर्द खाने ले जाया गया। इसने एक नजर उस जगह को देखा और जेर लब बड़बड़ाया, आशर बेग, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हवेली एकदम सन्नाटे के जद में थी। सामने ही घर के बेटे की मैयत रखी हुई थी। आज तो हवेली की दीवारें तक रो रही थी। घर का सबसे लाडला, सबके दिल में जीने वाला शख्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। सहर ये मंजर देख अपने हवास कायम नहीं रख पाई थी और बेहोश हो गई थी। नाहिद बेगम खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ थी। वो एक साबिर खातून थी। उनका दिल अंदर से फट रहा था लेकिन वो चीख कर नहीं रो रही थी। वो रोना ही नहीं चाहती थी। उनका मानना था कि ये अल्लाह की चीज थी, उन्होंने अपने पास ले ली, लेकिन वो एक माँ थी। उनका जिगर का टुकड़ा सफेद कफन में लिपटा हुआ था। कल तक तो वो सफेद शर्ट ढूंढ रहा था, आज सफेद कफन पहने लेटा था। फुप्पो आर्यन के पास थी। सिर्फ मुस्तजाब था जो अभी भी हिचकियों से रो रहा था और डोले को थामे बस रोए जा रहा था। सगीर शाह एकदम बुत बने बैठे थे। एक कोने में मुकर्रम शाह बाहर की इंतजामात देख रहे थे। शर्जील शाह तो अपना सब हार कर किसी हारी जुआरी की तरह अपने जिगर को देख रहे थे जो सबसे रूठ कर ऐसा सोया था, जो आज अपने मुस्तजाब के रोने से भी नहीं उठ रहा था। वजदान सबसे तजियत वसूल कर रहा था। लाला नहीं। सहर एकदम चौंक कर उठी। ब्लैक शलवार कमीज, बिखरे बाल, आंखें रोने से सूजी हुई थी। वो काफी काबिल रहम हालत में थी। निगाहें सामने उठी। वो मंजर नहीं बदला था। वो मंजर जिसको देख इसकी हालत खराब हुई थी और वो रोते हुए बेहोश हुई थी, सब कुछ वैसा ही था। लाला नहीं। लाला। वो एकदम रोते हुए इसकी मैयत के पास आई। सगीर शाह ने अपनी रोती बिसुरती अपनी पोती को देखा। लाला नहीं, उठें, ऐसे नहीं करें, मैं वैसी हो जाऊंगी जैसे आप कहेंगे लाला। उठ जाए न। इसके आंसू आंखों से निकल निकल कर इसकी मैयत पर गिर रहे थे। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर लाला, आप जानते हैं न, मैं जी नहीं पाऊंगी लाला। उठो न लाला, आपकी सहर आपके बगैर नहीं जी सकती लाला। मेरे लिए कौन लड़ेगा, मेरे लिए कौन बोलेगा, मेरे डिफेंड में कौन बोलेगा। वो रो रही थी, इसका सांस तक अटक रहा था। वो नहीं देख पा रही थी अपने लाला को इस सफेद कफन में। मुस्तजाब ने इसको देखा जिसने रो रो कर अपना हश्र कर लिया था। वो भी रोते हुए मुस्तफा की मैयत के पास ही था।
लाला देखो ना, आपकी सहर रो रही है। इसको तो चुप कराओ प्लीज लाला। वो दोनों बच्चों की तरह रो रहे थे। वो शख्स उन दोनों की ही जान था। आज तो पूरा गांव ही बेरौनक लग रहा था। सब कुछ सफेद सफेद हो रहा था। हफ्सा भी एकदम गुमसुम होकर मुस्तफा को देख रही थी। एक अच्छा वक्त गुजरा था मुस्तफा के साथ। इसकी आंखें भी अश्कबार थीं। आज के दिन तो बच्चे बच्चे की आंखें अश्कबार थीं। बुराक बाहर से आया और वजदान के कान में जैसे कुछ कहा तो इसने गर्दन इस बात में हिलाए और अंदर की जानिब बढ़े, जहां सहर मैयत से लिपटी रो रही थी। साथ ही मुस्तजाब भी था। वजदान सहर की जानिब आया और इसके करीब बैठा। सहर, बस करो, तुम जानती हो ना, तकलीफ होती थी इसको तुम्हारे रोने से। वो जब्त से बोला। आंखों में सुर्ख डोरे दौड़ रहे थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब बस करो, कोई जरूरत नहीं है एक आंसू निकालने की। बस इतना ही वक्त तक इसका हमारे साथ। अब टाइम आ गया है इसको जाने का। चलो, इसको एक दफा मुस्करा कर अल्लाह हाफिज कहो। नहीं, नहीं लाला, इसने रोते हुए सर नफी में हिलाया। लाला नहीं, मैं उनको कहीं नहीं जाने दूंगी। इसने सख्ती से इसके डोले को पकड़ा। इसका दिल खौफ से बंद होने के करीब था। जिस चीज का डर था, वो वक्त आ गया था। इसको ले जाने मर्द आ गए थे। उन्होंने कहा था कि ये मुझे बोल कर गए थे, ये आएंगे। ये ऐसे कैसे आए, मुझे नहीं पता लाला। मुझे मुस्तफा लाला चाहिए। मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं नहीं जाने दूंगी उनको कहीं। वो बदहवासी कैफियत में रोते हुए बोल रही थी। मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता। कोई मेरा साथ नहीं देता। उनके अलावा मैं नहीं रह सकती। मैं नहीं जाने दूंगी। आप मुझे मार लें, मैं नहीं दूंगी आपको अपने लाला। वो जिद्दी बन गई थी। इसने एक बेबस नजर मुस्तफा के वजूद पर डाली और जब्त से बोला, अम्मा, इसको संभालें, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी सिसकियां। बुराक ने निढाल मुस्तजाब को पकड़ा और मैयत से दूर किया। उन लोगों ने मैयत को कंधे में जैसे उठाया। अल्लाह अकबर, एक सदा लगी थी और मैयत को उठा लिया गया था। सहर की हवेली में दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी थी। इसकी सिसकियां पूरे लाउंज में गूंज रही थी। आज तो नगीना बेगम, सख्त गीर औरत तक रो रही थी। शर्जील शाह भी कपकपाते कदमों से उन सब के साथ ही उठे थे। सहर को हफ्सा ने संभाला हुआ था लेकिन वो लोग रुके नहीं थे। सहर की सदाएं चीखों से भी मुस्तफा नहीं उठा था। वो चला गया था। वो छोड़कर आज हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। जाने वाला चला गया था। लेकिन जो इसके पीछे लोग थे, उन सब की हालत खराब करके, और रोते रोते सहर हफ्सा की बाहों में ही बेहोश हो गई थी। मिशायम खामोश सी अपने कमरे में बंद गुमसुम सी बैठी हुई थी। इसको अपनी समात पर ही यकीन नहीं आ रहा था कि जो इसने सुना है वो सच है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। हमजा जनाजे में गया हुआ था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सामने से सफेद शलवार कमीज पहने हमजा दाखिल हुआ। इसने एक नजर इसको देखा और खामोशी से इसके बराबर में बैठ गया। वो दोनों बहन भाई एकदम सन्नाटे में आ गए थे। ये खबर सुनकर उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात सच है। मिशायम तो एकदम नम हो गई थी। इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। हमजा तो फिर भी जनाजे में शामिल हो गया था लेकिन मिशायम में हिलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। हमजा इसके सामने घुटनों के बल बैठा। खुद को संभालो मिशी, तुम ऐसे बुत बनकर नहीं बैठ सकती हो। खुद में हिम्मत पैदा करो। ये वक्त सोग मनाने का नहीं है। इस वक्त अक्ल चलानी है। मिशायम, आदा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। शाह खानदान के लोग आदा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिशायम ने भीगी आंखें उठाकर हमजा की आंखों में देखा, जिसकी आंखें भी रोने के बायस सुर्ख हो रही थीं। तुमको किसने ये बात बोली है? वो धीमी आवाज में बोली। पूरे गांव में मिशी, एक ही बात चल रही है कि मुस्तफा लाला का कत्ल आदा ने किया है। लास्ट लड़ाई उन दोनों की हुई थी। इसके बाद चौराहे पर लाला की डेड बॉडी मिली और उनके कजिन आर्यन को भी बाजू में गोली लगी है। मिशायम ने एक सर्द सांस खारिज की और हाथ छुड़ा कर पीछे हुई। हमजा भी इसके सामने से उठकर सोफे पर बैठा। हमजा, जितना मैं आदा को जानती हूँ, वो किसी सूरत किसी को कत्ल नहीं कर सकते हैं।
मुझे भरोसा है उन पर। वो कातिल नहीं है, वो नम लहजे में बोली। लेकिन हमजा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि हमारा मुस्तफ़ा हमारे बीच नहीं है। मेरा एक दोस्त, सबसे बेहतरीन दोस्त आज मुझे छोड़कर चला गया है। यानी मिशायम और हमजा की जिंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। वो रो रही थी। वो मिशायम बेग जो अच्छे अच्छों को रुला देती है, आज वो भी रो रही थी। इसको भी तकलीफ हो रही थी। क्यों न होती। मुस्तफ़ा शाह गया था इस दुनिया से। कोई आसान बात तो नहीं थी जिसको आराम से हजम कर लिया जाए। मिशायम, संभालो खुद को, इस वक्त रोने का टाइम नहीं है। हमजा ने आगे बढ़कर इसको अपने बाजुओं के घेरे में लिया। इस वक्त हमें आदा की मदद करनी है, वरना तुम नहीं जानती, वो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। मिशी, मैंने देखा था मुस्तजाब को कैसे बिलक बिलक कर रो रहा था। बुराक शाह तक रो रहा था। और वो सख्त गिर इंसान मिस्टर सगीर शाह सरथा में उनकी कब्र के पास से हिल तक नहीं रहे थे। और सरदार, मिशायम बेसाख्ता बोली। वो ज़ब्त की इंतहा पर थे मिशायम। उनकी आंखों में जो वहशत थी, वो आदा को किसी सूरत बख्शने का इरादा नहीं रखते हैं। नहीं हमजा, वो आशर बेग हैं, बेग खानदान के वारिस। वो हमारे खानदान का खून है, जिनका दिल बहुत नर्म है, जो किसी चींटी को भी नहीं मार सकते हैं। वो किसी इंसान को ऐसे कैसे मार सकते हैं। वो कोई शाह थोड़ी है जो बेरहम हो। वो बेग थे, जिनमें रहम मौजूद था। कुछ भी हो जाए, मेरे आदा कातिल नहीं है। लेकिन मिशी, ये तो हमें लगता है न कि आदा ने ऐसा नहीं किया। लेकिन शाहों को तो ऐसा ही लगता है कि उनके कातिल कोई और नहीं, आदा हैं। और पता है शाह क्या, पूरे गांव को ऐसा ही लगता है। मुस्तफा लाला के कातिल कोई और नहीं, आदा हैं। मिशायम ने इसकी बात सुनकर सर्द सांस खारिज की और बेसाख्ता बोली, सब कहाँ हैं? सब दादू के कमरे में हैं। आशर लाला भी। अब जो भी फैसला होगा, वो पंचायत में होगा। हमजा, ये लोग आदा को मार देंगे। यही तो कानून है हमारे गांव का। वनी, ये फिर खून नहीं मिशी, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे अपने आदा को। वो एक अज़्म से बोला, सही कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन आदा पर एक खरोंच नहीं आने दूंगी। इसकी बात पर हमजा ने हैरत से इसकी जानिब देखा था, लेकिन सर झटक कर वापस इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। दरवाजा खोलने पर इसने कमरे में बिल्कुल अंधेरा पाया। तभी इसने आसपास दीवार पर कुछ टटोला और स्विच बोर्ड मिलने पर लाइट ऑन की। मगर जैसे ही नजर सहर पर पड़ी, इसके कदम वहीं जम से गए। वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। आंखें रोने के बायस सुर्ख हो गई थी। अब तो गाल और नाक भी रोने के सबब लाल हो चुके थे। बाल बिखरने के सबब कुछ लंटे इसके ढीले ढाले से जूड़े से निकलकर इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। सीने से मुस्तफा की तस्वीर लगी हुई थी। मुस्तजाब के दिल को कुछ हुआ और वो थके थके कदमों से इसके बराबर में बैठा। वो इसकी मौजूदगी महसूस तो कर चुकी थी लेकिन हनूस आंखें बंद थी। तस्वीर ऐसे ही सीने से लगी हुई थी। आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। मुस्तजाब ने एक सर्द सांस खारिज की और नम से लहजे में बोला, याद आ रहे हैं लाला? इसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या फालतू बात की मैंने, वो भी क्या भूलने वाली चीज है। वो बोलकर हल्का सा हंसा, मुझे भी बहुत याद आ रहे हैं। हंसते हंसते आंखें एकदम वीरान हुई। आंसू भी आंखों में जमा होने लगे। दिल चाह रहा है, एक दफा सीने से लग जाऊं और कभी न छोड़ूं। पता नहीं क्यों वो हमें छोड़कर चले गए। पता नहीं क्या मिला उनको ये सब करके हमें तकलीफ देकर। मैं माफ नहीं करूंगा उनको। एक आंसू टूटकर इसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ। सहर ने इसके टूटे भीखरे लहजे को महसूस किया तो अपनी नमी ज़दा आंखों से इसकी जानिब देखा जो चेहरा झुकाए बैठा था। एक बात पूछूं सहर? जैसे इसने सर उठाकर इसकी जानिब देखकर बोलना शुरू किया। दोनों की आंखें चार हुई और सहर ने निगाहें नीचे कर ली। तुमसे तो सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना? लास्ट टाइम सिर्फ वो तुमसे ही मिलकर गए थे, तो क्यों नहीं रोका तुमने उनको? काश तुम उनको रोक लेती, जाने नहीं देती। शायद हमारे लाला हमारे बीच होते। इसने बोलकर चेहरा नीचे झुका लिया। सहर का बस नहीं चल रहा था। वो चीख चीख कर रोए।
वो जो हम दोनों को अपना बच्चा, तुम्हें अपनी बेटी बोलते थे, आज वो हम दोनों के दरमियान ही नहीं है। वो कैसे जा सकते हैं हमें छोड़कर? वो अगर मुझे जरा तकलीफ में देखते थे तो कैसे सब छोड़कर मुझे संभालते थे। और आज मैं रो रहा हूँ। मैं तकलीफ में हूँ। यहाँ, इसने दिल के मकाम पर हाथ रखा। यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा दिल फट रहा है। मेरा बस नहीं चल रहा। मैं उनको अपने पास बुला लूं, या फिर उनके पास चला जाऊं। वो मुझे देख रहे हैं लेकिन मेरे पास नहीं आ रहे। मुझे अपने सीने से नहीं लगा रहे। सहर, क्यों गए वो हमें छोड़कर? सर घुटनों में रखा, वो घुटी घुटी आवाज में रो रहा था। सहर ने एक नजर फिर इसको देखा और जख्मी लहजे में बोली, वो झूठे भी हैं। उन्होंने वादा किया था मुझसे कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं? वो जानते हैं सहर को तो उनके बगैर जीना भी नहीं आता है, लोगों को फेस भी नहीं कर पाती है। फिर भी वो मुझको छोड़कर चले गए। उन्होंने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे उन सब लोगों के रहम व करम पर छोड़ दिया, जो मुझे देखना तक गवारा नहीं करते। मुस्तजाब ने सर उठाया तो इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, बाल माथे पर बिखर गए थे। वो जो सोच कर आया था आज इसको समेट लेगा, लेकिन वो तो खुद बिखर गया था। वो क्या किसी को समेटता? सहर किसी गैर मरई नुक्ते को देखकर अपने दिल का हाल सुना रही थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आपको पता है, लास्ट टाइम बोल कर गए थे कि खुद के डिफेंड में बोलना सीखो, अपने हक में बोलो, ऐसे चुप होकर मत सुनो। और मेरे माथे पर, इसने बेसाख्ता अपना हाथ पेशानी पर रखा। यहाँ, वो प्यार करके चले गए थे। जब वो गए थे, मेरा दिल बहुत जोर से धड़का था। दिल बहुत परेशान हुआ था लेकिन वो जा चुके थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो हमेशा के लिए चले गए। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी पूरी फैमिली ही तो वो थे, जो मेरे नखरे उठाते थे। मैं जब नाराज होती थी तो वो मुझे मनाते थे। रात का खाना न खाऊं तो अपने हाथ से खिलाते थे। वो क्यों चले गए? कौन रखेगा मेरा ख्याल? आपको पता है, उनको तो अपने तकिए के बगैर नींद नहीं आती, तो वो कैसे अपने तकिए के बगैर इतने दिन से सो रहे हैं? हमारे पास क्यों नहीं है वो? क्यों चले गए आप? वो इसकी तस्वीर को देखकर शिकवा करने लगी, आप झूठे हैं। आपने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। लाला, आ जाए न वापस। इसने तस्वीर को सीने में भींचा। मुस्तजाब ने इसको देखा और कांपते हाथों से इसके पांव पर अपने हाथ रखे। इसका हाथ का लम्स महसूस करके इसने रोते हुए ही झटके से सर उठाया। मुस्तजाब के हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी। सहर, मुझे माफ कर दो प्लीज। लहजा कांप रहा था। लाला ने कहा था, जब तक मैं तुमसे माफी न मांग लूं, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। प्लीज माफ कर दो। सहर, कसम से जब तुम गई थी कमरे से, उन्होंने उस वक्त ही मुझे भी वैसे ही जनाटेदार थप्पड़ मारा था। सहर, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। मेरे लाला मुझसे नाराज ही इस दुनिया से चले गए। प्लीज माफ कर दो, उनके खातिर ही माफ कर दो। वो रोना भूलकर बेयकीनी की कैफियत में इसकी जानिब देख रही थी। लाला ने कहा था, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, वो भी माफ नहीं करेंगे। खुदा के लिए माफ कर दो। इसने पांव से हाथ हटाकर अपने दोनों हाथों को बाकायदा जोड़ा। सहर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज, लाला के लिए माफ कर दो। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम बोलती हो निकाह खत्म हो जाए तो वैसा ही होगा। और अगर तुम चाहती हो हमारी शादी कायम रहे, वैसा ही होगा। मैं तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां दूंगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा रखूंगा। प्लीज सहर, मेरे इस अमल के लिए माफ कर दो। वो एकदम हिचकियों से रोने लगी। मुस्तजाब एकदम घबराया। वो चीख चीख कर रोने लगी। लाला प्लीज, आ जाओ वापस, मर रही हूँ मैं। देखो सब ठीक हो रहा है लाला। मुस्तजाब ने जब्त करते हुए इसको अपने सीने में भींचा। वो दोनों बाकायदा एक दूसरे के सीने से लगे हिचकियों से रो रहे थे। कुछ देर बाद सहर रोते रोते ही इसकी बाहों में सो गई थी।
मुस्तजाब ने जब महसूस किया कि वो चुप हो गई है तो इसको उठाकर बेड पर लिटाया और निगाह इसके चेहरे का तारुफ करने लगी। तुम बहुत मासूम हो सहर, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वो झुका और इसकी पेशानी चूमी और बिना दूसरी गलत निगाह डाले कमरे से ही निकलता चला गया। पंचायत लगी हुई थी। गांव के मुअज्जज बुजुर्ग भी इस पंचायत में शामिल थे क्योंकि ये फैसला सरदार के घर का था, तो थोड़ी रजामंदी उन लोगों की भी अहम थी। सरबराही जगह पर सरदार वजदान शाह अपनी रूबदार शख्सियत के साथ बैठे थे। चेहरा सपाट था, आंखों में लाल डोरे दौड़ रहे थे। ब्लैक शलवार कमीज, सफेद चादर, वो उदासी में भी कमाल लग रहा था। इसके बाएं साइड पर सगीर शाह और बराबर में उनके दोनों अतराफ में उनके बेटे बैठे थे और बुराक और मुस्तजाब खड़े हुए थे, और ठीक उनके सामने इकबाल साहब और उनके भी दोनों अतराफ में उनके बेटे मौजूद थे, और हमजा आशिर खड़े हुए थे। मुस्तजाब बुराक खूंखार निगाहों से आशिर को घूर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था, वो खुद जाकर इसका गला दबाकर मार दें, लेकिन जब्त किए खड़े हुए थे। वजदान ने एक संजीदा नजर पूरी पंचायत में डाली और गला खनकार कर बात शुरू की। आप सब जानते हैं आज की पंचायत का फैसला हमारे खानदान के लिए कितना अहम है, क्योंकि हमारे मुस्तफा का खून सस्ता नहीं था। पूरे गांव ने देखा था आशिर बेग को मुस्तफा शाह को धमकी देते हुए, और इस चीज के मेरे पास चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। जिस तरीके से मुस्तफा शाह को कत्ल किया और आर्यन शाह को जख्मी किया, और जानबूझकर ये सब किया। अगर ये एक गलती से होता तो हम शायद माफ कर देते, लेकिन सामने से धमकी देकर और फिर जानकर कत्ल करना, इस चीज के लिए मेरी डिक्शनरी में कोई गुंजाइश नहीं है। आशिर बेग ने जिस तरीके से मुस्तफा शाह को चौराहे पर कत्ल किया, ऐसे ही इसको भी किया जाएगा, यानी इसे भी बीच चौराहे पर दो फाहे किए जाएंगे। वो बिल्कुल सपाट अंदाज में बोल रहा था। आप एक दफा लाला की बात तो सुने, आप ऐसे कैसे अपना फैसला दे सकते हैं? हमजा तड़प कर बोला और वजदान की बात की नफी की। पूरा गांव जानता था वजदान अपने फैसले का कितना पक्का है, और इसकी बात के बीच में बोलना एक गुनाह समझा जाता था। पंचायत में मौजूद लोगों ने परेशानी से हमजा और वजदान को देखा। हमजा की बात सुन वजदान ने जब्त से जबड़े भींचे। मेरा फैसला अटल होता है हमजा बेग, मैं नहीं चाहता तुम बेकसूर मारे जाओ, इसलिए खामोशी से खड़े रहो। ये न हो तुम्हारे लिए कोई भारी सजा तजवीज कर दी जाए। और एक बात और, जो मेरा फैसला नहीं मानता वो जान से जाता है, इसलिए हमजा बेग खामोशी से खड़े रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सर, आप मेरी बात तो सुने, आधा को एक दफा बोलने का मौका तो दें, हमजा ने बेबसी से कहा। वजदान ने खूंखार निगाहों से इसकी जानिब देखा तो वो खामोश हो गया। चाहे वो शहर में रहता था लेकिन यहाँ के उसूलों से बाखूबी वाकिफ था, इसलिए एकदम खामोश हो गया। इकबाल साहब, हमारा फैसला यही है कि आपके पोते को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वजदान ने इकबाल साहब की जानिब देखते हुए कहा। लेकिन सरदार, हम कुछ और रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। जो कीमत आप बोलेंगे, हम वो अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तहम्मुल से अपना पहलू रखा। उनकी बात सुनकर सब ने जब्त से मुठियां भींची और मुस्तजाब गुस्से से चिल्लाया, हमारे लाला का खून इतना सस्ता नहीं था इकबाल अंकल, आप लोग इसकी कीमत लगा दें। जिस इज्जत से मेरे लाला का कत्ल हुआ है, उसी इज्जत से आपके पोते को भी मारा जाएगा। सगीर शाह ने इसको हाथ के इशारे से खामोश कराया और खुद बोले, अगर बीच का रास्ता निकालना है तो हम तुम्हारे पोते को छोड़ देंगे। सब ने हैरत से उनकी जानिब देखा। मुस्तजाब कुछ बोलता, इससे पहले बुराक ने इसके कंधे पर हाथ रखकर खामोश कराया। वजदान का चेहरा उनकी जानिब नहीं था, लेकिन तुम्हारे पोते के बदले हमें तुम्हारी पोती मिशायम बेग वनी में चाहिए। उन्होंने कड़ा वार किया था। सब जानते थे वो लड़की बेग खानदान के लिए क्या हैसियत रखती है। वजदान ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। मुस्तजाब और बुराक ने भी जब्त से मुठियां भींची। सामने सारे एक साथ खड़े हुए, और हमजा सारे लिहाज बलाए ताक रखकर एकदम हलक के बल चीखा, समझ क्या रखा है सबने? हम सबको कोई सुन तो रहा नहीं है यहाँ। ये बोल रहे हैं कि कत्ल किया जाएगा।
यहाँ ये बोल रहे, मिशायम को यानी मेरी बहन मिशायम बेग को वनी किया जाएगा। समझ क्या रखा है सबने? जो जो ये लोग बोलते जाएंगे और हम जैसे पागल हैं जो उनकी हर बात मानते जाएंगे। हमजा, खामोश हो जाओ। वजदान एकदम गुस्से से बोला, क्या खामोश हो जाऊं सर? आप खुद बताएं। आधा से कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, सब सिर्फ अपना अपना फैसला सुनाए जा रहे हैं। और अब आपके दादा ये बोल रहे हैं कि मेरी बहन को वनी कर दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? वो इसके मद मुकाबल आकर बेबसी से बोला। आशिर की आंखों में नमी सी तैरने लगी थी। तो तुम ये बताओ, वो कहाँ का इंसाफ था जब हमारे भाई को सरेआम कत्ल कर दिया गया? बोलो। सर, मैं मानता हूँ मुस्तफ़ा लाला का कत्ल इतना सस्ता नहीं है, लेकिन आप एक दफा आदा की बात तो सुने। वजदान अभी कुछ बोलता, इससे पहले सगीर शाह खड़े होकर बोले, हमारी तरफ से यही फैसला है कि हमको वनी के तौर पर इकबाल की पोती चाहिए, जिसका निकाह मेरे बड़े पोते वजदान से होगा। तुम सब के पास रात तक का सोचने का टाइम है। जो भी फैसला हो, बता देना, पोता या पोती। वो बोलकर रुके नहीं थे। बेग खानदान पर आसमान गिरा कर चले गए थे। वजदान ने जब्त से सगीर शाह की पुश्त को देखा और सपाट अंदाज में बोला, पंचायत बर्खास्त की जाए। हाँ, तुम परेशान न हो, मैं सब देख लूंगा। बस वो फाइल मुझे मेल कर दो। हाँ, मैंने वो वाली फाइल रीड कर ली थी। वो कमरे में दाखिल होते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। ध्यान पूरा मोबाइल पर ही था। हफ्सा जो बेचैनी से कमरे में टहल रही थी, इसको कमरे में देख अपनी जगह जम सी गई। सफेद शलवार कमीज और ब्लैक मर्दाना शॉल। वो एक वजीह मर्द था। वो खूबसूरत था। वो इतना दिलकश था कि इसको एक दफा मुड़कर देखने को दिल करता था। वो यकटक इसकी ही जानिब देख रही थी। इसकी बात करते हुए नजर हफ्सा की जानिब उठी तो इसको अपनी जानिब बगौर देखते देख एक आईब्रो उठाई। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। और मुख्तसर बात करके इसकी जानिब देखा। क्या देख रही हो? ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। वो 3 दिन बाद थोड़ा बोला था अपनी टोन में। वो एकदम होश में आई। इसकी आवाज से एक तिलिस्म टूटा था। नहीं, मैं, वो, हाँ, तुम्हारी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। पहले एकदम अपनी चोरी पकड़ी जाने पर थोड़ा घबराई, लेकिन फिर खुद को कंपोज करके बोली, अच्छा जी, मैं समझ गया। मुझे देख रही हो, खुश फहमी है जनाब। वो तड़ाक से बोली, अच्छा, बोलो क्या बात करनी है? वो वापस संजीदा होते हुए बोला और शॉल निकाल कर सोफे पर रखी और वही पांव पर पांव रख कर बैठा। वो, मुझे ये पूछना था कि पंचायत ने कैसा फैसला लिया? I mean, फैसला किसके हक में आया? वो भी संजीदा होकर बिना बात घुमाए सीधे अंदाज में बोली, तुमको क्या लगता है? वो सपाट अंदाज में बोला। चेहरा हर एहसास से आरी था। वजीह चेहरे पर नुकुश तने हुए थे। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। जो पूछ रही हो, वो बताओ। इसने एक दांत तलब आईब्रो उठाई। अच्छा, तो यानी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे, यानी बुराक शाह से इस लहजे में बात करोगी और मैं तुम्हें बता दूंगा? वाइफी, भूल है आपकी। अगर इज्जत से पूछोगी, इज्जत से जवाब मिलेगा। वैसे ही मेरा मूड शूट है, इसलिए तमीज में रहकर बात करो। यही तुम्हारे और मेरे हक में बेहतर होगा। हफ्सा ने जब्त से मुठ्ठियां भींची और खूंखार निगाहों से इसको घूरा और कदरे चबा चबा कर बोली, जनाब आली, आपसे गुजारिश अर्ज ये है कि आप मुझे प्लीज पंचायत में जो फैसला हुआ है बता दें। एन नवाजिश होगी। फक्त आपकी जबरदस्ती की बीवी। बुराक के होंठ मुस्कुराहट में ढले इसके इस अंदाज पर। बीवी, वो भी जबरदस्ती। इस बार इसने कहा लगाया, लेकिन आज इस कहे में वो गूंज नहीं थी, वो चहनकार नहीं थी। वो हंस रहा था लेकिन इसकी हंसी में उदासी थी, जो इसने पहले दिन महसूस की थी। आज इसका कहा थोड़ा नम था। हफ्सा को बुरा लगा था, इसको एकदम इस पर रहम आया और वो इसके बराबर में बैठी। वो अभी भी हंस रहा था, पीछे सोफे पर सर टिकाए। आंख के कोने से आंसू भी निकल रहे थे। हफ्सा ने कंधे पर हाथ रखा और हमदर्द लहजे में बोली, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। मुस्तफ़ा लाला बहुत खास थे। उनकी तो बात ही निराली थी।
लेकिन खुद को मजबूत बनाओ बुराक। अगर ऐसे ही खुद को कमजोर जाहिर करोगे तो ये दुनिया कहीं का नहीं छोड़ेगी। बुराक ने इसका लम्ज अपने कंधे पर महसूस हुआ तो सुकून से आंखें मूंदी और नम लहजे में बोला, लाला बहुत याद आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। दिल चाह रहा है उनको अपने सीने में भींच लूं। दिल फट रहा है मेरा। तुम नहीं जानती वो कौन थे, वो क्या थे हमारे लिए। वो मुस्तजाब को अपने बच्चों की तरह रखते थे। सहर तो उनकी बेटी थी, मेरी फेवरेट लाला और वजदान लाला के जिगर। पता है हफ्सा, वो उठा और इसकी आंखों में देखा। जहां आंसू थे, जहां एक हमदर्दी थी, इसकी खुद की आंखें भी नम हो रही थी। वजदान लाला अभी तक रोए नहीं। मैं जानता हूँ जिस दिन उनके कातिल को सजा मिलेगी, मेरे लाला टूट जाएंगे। इस घर में वजदान लाला को अगर कोई अजीज था ना, वो मुस्तफा लाला थे। हफ्सा, मुस्तफा लाला इस घर की रीढ़ की हड्डी थे जो टूट गई, जिससे पूरा खानदान टूट गया है। वो इस घर की वो लकड़ी थे जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ था। यार वो खत्म हो गया, हम भी खत्म हो जाएंगे। इसका लहजा बहुत उदास था, लेकिन उनको खत्म करने वाले को खत्म करके, मेरे लाला के कातिल को सजा देकर, फिर हम खत्म होंगे। इससे पहले इस खानदान को कोई नहीं तोड़ सकता। इस आशिर बेग को दुनिया का कोई भी शख्स नहीं बचा सकता। आंखों में जहां दर्द था, अब वहां एक नफरत थी। तो क्या आदा को भी गोली मारी जाएगी? हफ्सा के मुंह से बेसाख्ता फिसला। इसका एक वक्त गुजरा था उन सब के साथ। वो इतना आशिर बेग को जानती नहीं थी, लेकिन 2-3 बार मिली थी मिशायम से। इसको जिक्र सुना था, और जिस अंदाज में मिशायम इसका जिक्र करती थी, इसके दिल को कुछ हुआ था। हाँ, इस आशिर बेग को भी ऐसे ही कत्ल किया जाएगा। लेकिन दादा ने जो फैसला दिया है, वो समझ नहीं आ रहा है। वो एकदम परेशानी से बोला, कैसा फैसला? वो पूछे बिना रह पाई। वनिका, इसने सपाट अंदाज में कहा। वॉट? वो एकदम शॉक्ड होकर बोली, मगर वनी कैसे हो सकता है? उनकी तो कोई बहन ही नहीं है। वो हैरान हुई थी इसकी बात सुनकर। क्यों? तुम्हारी मिशायम आपा? वो कौन है उनकी? वो तो कजिन है। वो फौरन बोली, लेकिन उस खानदान की एक लौती बेटी है। वो लड़की जान है न उस खानदान की। सब जानते हैं उस खानदान की जान उस लड़की में बसी है। वैसे मैं अभी यही सोच रहा हूँ, दादा का फैसला कहीं हद तक बुरा नहीं है, एक तरह से ठीक है। वो पल पल इसको इज्जत में देखकर रोज मरेंगे। और अच्छा है, एक दफा की मौत में वो इज्जत नहीं, जो रोज मौत देने में। वो सफाकत से बोला, सफाकी तो पूरे शाह खानदान में थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है। सारी हमदर्दी एक सेकंड में हवा हुई थी और वो एकदम इससे दूर खड़ी हुई और बिना लिहाज के चीखी, एक बात याद रखना, मिशायम बेग सच्चाई का दूसरा नाम। सच तो वो पता लगा कर दम लेगी। शायद तुम भूल रहे हो, एक दुनिया उनके नाम और काम से वाकिफ है। अगर वो वनी के लिए राजी हो गई तो याद रखना बुराक शाह आधा बेकसूर होंगे, और वो असल मुजरिम तक पहुंचने के लिए हाँ बोलेगी। वो मिशायम बेग है, कोई आम और डबू लड़की नहीं जो जुल्म बर्दाश्त करे। वो तो किसी और पर होता जुल्म देख नहीं सकती, तो अपने पर होता जुल्म कैसे देखेगी? भूल है मिस्टर बुराक तुम्हारी कि मेरी बहन मिशायम बेग रोज इज्जत झेलेगी। याद रखना, वो मिशायम है, एक ऐसी चट्टान जिसको हिलाना भी नामुमकिन है। उनकी बगैर इजाजत के कोई छू भी नहीं सकता उनको। तुम नहीं जानते वो क्या चीज है। उनकी जानिब कोई गलत हाथ बढ़ाए, वो इसका हाथ झटकती नहीं है, बल्कि तोड़ देती है। और मैं तो खुश हूँ ये जानकर कि वो ये केस देखेगी अब। और जहाँ तक मुझे लगता है, ये आदा और मुस्तफा लाला दोनों को इंसाफ दिलाएगी। वो भी इसकी सारी बात सुनकर इसके सामने खड़ा हुआ। तो याद रखना, वो भी वजदान शाह है और हम सब भी शाह हैं। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हारी मिशायम बेग को और इस आशर बेग को। दोनों को। अगर इज्जत से नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। वो बोलकर बाहर जाने लगा क्योंकि वो नहीं चाहता था इससे बदमज़गी करना। एक बात सुनते जाओ, वो इसकी आवाज पर रुका। अपना नाम सोच लेना नया, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा उन पर भरोसा है। वो कभी गलत का साथ नहीं देती। और याद रखना,
अगर वो बनी होती है तो मुस्तफ़ा लाला को इंसाफ और उनके असल कातिल को सजा जरूर मिलेगी। वो इसकी बात पर तमस्खुर से हंसा। सोचने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सोचो, वैसे भी सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता। वो बोलकर बाहर की ही जानिब चला गया। इसके निकलते ही वो असल मानों में परेशान हुई थी मिशायम को लेकर। वो सब बेग हवेली के लाउंज में सर पकड़कर बैठे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि पंचायत की जानिब से ये फैसला आएगा। मिशायम सबको बगौर देख रही थी। इसकी संजीदा आंखें हर एक का चेहरा तक रही थी। आशिर की आंखें नदामत से जमीन से उठ नहीं रही थी। हमजा का पारा सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ था और इकबाल साहब बहुत परेशान थे। एक तरफ उनका पोता था जो उनको बहुत अजीज था, उस खानदान का वारिस था, लेकिन जब अपनी पोती की जानिब देखते तो दिल लर्ज जाता। मिशायम की आंखें आशिर की ही जानिब थी। वो इसको ही देख रही थी। वो महसूस कर रही थी आशिर परेशान है, तकलीफ में है, इसके चेहरे पर नदामत है, लेकिन वो सच नहीं खोज पा रही थी। आशिर ने एकदम सर नफी में हिलाया और खड़ा हुआ। मैंने फैसला कर लिया है, वो मजबूत लहजे में बोला। इसके बोलते ही सबकी निगाहें इसकी जानिब उठी। मैं अपनी मिशी को कुर्बान नहीं करूंगा। मैं तैयार हूँ दादा, कत्ल होने के लिए। इसकी बात सुनते ही लाउंज में बैठे सारे नुफूस एक साथ खड़े हुए थे, सिवाय मिशी के और हमजा के। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आशिर की बीवी एकदम रोते हुए बोली। मेरा नहीं तो अपने इस छोटे से बेटे के बारे में सोच लें जो चंद महीने का ही है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने साथ साथ हम सब पर भी जुल्म कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी मिशी को मरने के लिए छोड़ दूं? वो एकदम बेबसी से बोला। मिशायम अभी भी संजीदगी से इसकी ही जानिब देख रही थी। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, बाल पोनी टेल में मकैद थे, चेहरा बिल्कुल संजीदा था। वो बगौर सबको देख और सुन रही थी। ये मेरा आखिरी फैसला है दादा, आप पंचायत तक ये बात पहुंचा दें, वो अटल लहजे में बोला। हमजा ने भी दुख से इसकी जानिब देखा। नहीं, नहीं, मैं ये किसी सूरत आपको नहीं करने दूंगी। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मिशायम, तुम ही समझाओ न अपने आदा को। जब इसने देखा आशिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो इसने मिशायम को मुखातब किया। ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं? अगर ये फैसला पंचायत में पहुंच गया तो हम उनको खो देंगे। मिशायम, कुछ तो बोलो। वो अभी हनूस खामोश थी। सब मिसेज आशिर यानी महनूश को ही देख रहे थे। वो रोते रोते मिशायम के कदमों में बैठी। मिशायम प्लीज, मेरे लिए नहीं तो अपने भतीजे के लिए मान जाओ। क्या तुम जी पाओगी इस दुख के साथ? तुम्हारी वजह से तुम्हारे आदा इस दुनिया से चले गए। मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ प्लीज। उनको आपके कदमों में बैठते देख इसने सूरत से उनको उठाया और अपने बराबर में बिठाया। आप परेशान न हो, मेरे आदा को कुछ नहीं होगा। मेरा भतीजा बिना बाप के जिंदगी नहीं गुजारेगा। आप परेशान न हो, अभी जिंदा हूँ मैं, और भाभी। अगर भाई ने ये हरकत की है तो सजा उन्हें लाजमी मिलेगी। अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखें, और मुझे दुख भी नहीं होगा क्योंकि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। जितने अजीज हमें ये हैं, उतना ही अजीज मुझे मुस्तफ़ा भी था। इसलिए मैं इंसाफ से काम लेना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी बात करनी है अकेले में आदा से। प्लीज, आप सब हमें अकेला छोड़ दें। एक सेकंड मिशायम, क्या मतलब है इस सारी बात का? हमजा एकदम हाथे से उखड़ा। हमजा, खामोश हो जाओ और अपने कमरे में जाओ। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। मिशायम बेग, दिल और दिमाग दोनों में बिठा लो। मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा किसी सूरत नहीं बनने दूंगा। जिसने गुनाह किया है, उसको सजा मिलेगी। अगर मौत नहीं तो उम्र कैद ही। तुम किसी सूरत सजा नहीं भुगतोगी। वो तैश से बोला। वो सब कुछ भूल गया था। अगर कुछ याद था तो ये कि इस टाइम जुल्म इसकी बहन के साथ हो रहा है। हमजा, बकवास बंद। मुझे अपना अच्छा बुरा पता है और तुमसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा भी है। इसलिए खामोश हो जाओ। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। लेकिन मिशी, वो एहतिजाज करने लगा। मुनीर बेग भी जब्त से बोले। हमजा बेग, खामोश हो जाओ। मिशायम समझदार है, वो देख लेगी। लेकिन बाबा,
वो आगे कुछ बोलता। मिशायम एकदम गुस्से से बोली, आप सब मुझे और आदा को अकेला छोड़ना पसंद करेंगे प्लीज। नहीं, मैं यही रुकूंगा। ये मेरी जिद है। हमजा, क्या हो गया है तुम्हें? अगर मैं यहाँ नहीं रुका तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। आशिर बिल्कुल खामोश तमाशाई बना हुआ था। मिशायम ने जब्त से जबड़े भींचे और इस बात में सर हिलाया। सब एक एक करके अपने अपने कमरों में चले गए और मिशायम सोफे पर इसके करीब बैठी। चेहरा बिल्कुल सपाट था, हर एहसास से आरी। यहाँ अगर इसका भाई था तो वहाँ इसका दोस्त। वो दोनों में से किसी एक का साथ नहीं देना चाहती थी, और कम से कम झूठ का तो बिल्कुल नहीं। उम्मीद करती हूँ आदा, आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे और सब कुछ सच सच बताएंगे। आशिर ने नम आंखों से इसकी जानिब देखा। हमजा भी यकटक मिशायम को देख रहा था। आपने मुस्तफा को क्यों धमकी दी थी? इसने सपाट अंदाज में पूछा। इसने मेरे गेरीबान पर हाथ डाला था। लेकिन बाखुदा मिशायम, मैंने इसका कत्ल नहीं किया। वो अपना आप बहुत बेबस महसूस कर रहा था। बेगुनाह होते हुए भी हर एक को सफाई दे रहा था। मैंने कहा भाई, मुझे सच सुनना है। इसने फौरन बात काट कर बोली, अल्लाह की कसम मिशायम, मैंने कत्ल नहीं किया। हाँ, मैंने बस जब इसने मेरे गेरीबान पर हाथ डाला तब मैंने गुस्से में कहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं। मिशायम, लेकिन अपने आदा पर यकीन कर, मैंने इसका कत्ल नहीं किया। तुझे लगता है तेरा आदा ऐसा कर सकता है? आदा, बात सुने मेरी। वो इसकी जानिब झुकी। आपको मालूम है अल्लाह ताला ने हजरत आदम को माफ क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने अपना गुनाह तस्लीम किया। वो अपने गुनाह पर नादिम हुए, पशेमान हुए। उन्होंने तौबा करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वो अल्लाह के रम से मायूस नहीं हुए। अगर आपने कत्ल किया है तो आप ही गुनाहगार हो। और आपको पता है अल्लाह ने शैतान को क्यों नहीं माफ किया था? उसे न अपने गुनाह का एहसास हुआ और न इसने गुनाह को तस्लीम किया। पछतावे और शर्मिंदगी के बजाय वो अपने गुनाह पर मगरूर हो गया। वो तौबा करने के बजाय अपने गुनाह पर अड़ा रहा। वो अल्लाह के रम और अल्लाह के फैसले से मायूस हो गया। एक बात याद रखना, अल्लाह अपने हर बंदे को देखता है। अगर आज आप यहाँ झूठ बोलकर बच जाओगे तो वहाँ उस जहान में बहुत बुरी पकड़ होगी। मैं आपको बताऊं आदा, आप भाई हो मेरे। अगर आपने कत्ल किया होगा, मैं तब भी आपको बचाऊंगी। अगर नहीं किया, तब भी, क्योंकि आप मेरे भाई हो। मैं आपका साथ किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। खून हो आप मेरा, आपको मेरी कसम। बस लास्ट टाइम, क्या आपने मुस्तफा का कत्ल किया है? वो भी बहुत संजीदगी से इसको सुन रहा था। इसने निडर और इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं मिशायम, तेरी कसम, मैंने इसका कत्ल नहीं किया। हाँ, मेरा इतना गुनाह था, मैंने इसको भरे बाजार में धमकी दी थी कि मैं मार दूंगा। लेकिन तेरे आदा ने इसका कत्ल नहीं किया। ठीक है। वो पीछे हुई। हमजा इसको ही देख रहा था। ये केस अब मैं देखूंगी। मैं वनी होने के लिए तैयार हूँ। शादी होगी, निकाह होगा, लेकिन इस केस के फौरन बाद रिश्ता खत्म कर देंगे। क्योंकि अगर ये कातिल नहीं है तो जो कातिल है, उससे शाह फैमिली के हर मेंबर को खतरा है। और मुस्तफा हमारा दोस्त था। इसने हर हाल में मेरा साथ दिया था। इसलिए मेरा फर्ज बनता है इसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देना। एक बात बोलूं? हमजा इंतहाई दुख से बोला। हाँ बोलो। तुझे सिर्फ पता है आदा दिख रहे हैं। तुझे मुस्तफा लाला दिख रहे हैं। किसी को मैं नहीं दिख रहा। मिशायम, तू गलत कर रही है। तू मुझे दुख दे रही है। कुछ हो गया तुझे। मैं कैसे रहूंगा तेरे बगैर? तू नहीं जानती यार, बनी हुई लड़की के साथ ये गांव के लोग कैसा बर्ताव करते हैं। और तुम तो मेडिसिन लेती हो, डायबिटिक पेशेंट हो, कुछ खाओगी नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। और वनी को तो खाना भी नहीं दिया जाता। इसने इसकी बात तहम्मुल से सुनी। हमजा की आंखें नमकीन पानी से भर रही थी। वो इंतहाई ज़ब्त पर था। हमजा बेग, बहादुर बनो, मेरे भाई हो तुम। हर हालत में हमें सर्वाइव करना आना चाहिए। और तुम्हें लगता है कोई मुझ पर जुल्म करेगा तो मैं, यानी हमजा की बहन बर्दाश्त करकेगी? चंदा इतना परेशान मत हो। मैं दवाई लेकर जाऊंगी और जाते ही सबसे पहले अपना मुद्दा रखूंगी। मैं तुम्हें बताऊं,
इस दफा वनी की रस्म ही बदल जाएगी। जो होता आया है न वनी के साथ, मेरी जान में इस चीज को बदल दूंगी। भरोसा रखो अपनी बहन पर। वो खड़ा हुआ। मैं फिर भी कहूंगा, मेरे साथ और तुम खुद अपने साथ सही नहीं कर रही हो। और फिर वो रुका नहीं था, चला गया। पीछे मिशायम ने सर्द सांस खारिज की। सब मर्द सगीर शाह के कमरे में मौजूद थे, लेकिन वो बहुत खामोश थे। उनके दोनों बेटों ने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में गहरी खामोशी थी। वजदान का चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था। वो अपने बाप की वजह से खामोश था। इसका बस नहीं चल रहा था। वो ये सब छोड़कर कहीं चला जाए। हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह पर रखी हुई थी। सगीर शाह ने एक सर्द सांस खारिज की और अपना रुख वजदान की जानिब किया और गला खनकार कर बोले, तो क्या सोचा वजदान शाह? वहां से हाँ का फैसला आ चुका है। वो लोग वनी के लिए तैयार हैं। कल ही होगा तुम्हारा निकाह। वजदान ने जब्त से जबड़े भींचे। मैं किसी सूरत ये निकाह नहीं करूंगा। मैंने आपसे उस दिन भी क्या कहा था कि मैं वनी के हक में नहीं हूँ। फिर आपने वही फैसला लिया। और मैंने ये भी कहा था दादा कि अगर आप मेरे फैसलों में बोले तो मैं आपको पग दे दूंगा। फिर आप चाहे ये किसी को भी दें, यहाँ तक कि अपने आर्यन को भी। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। आप खुद अपने गांव के निजाम को चलाते रहिएगा। मैं किसी औरत पर जुल्म नहीं करूंगा। वजदान शाह, तुम्हें जो करना है तुम करते रहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कल ही तुम्हारा निकाह मिशायम बेग से होगा। सरदार हो तुम, ये सब नहीं सोच सकते हो कि औरत पर जुल्म नहीं कर सकता। ये वो नहीं कर सकता। तुम एक सरदार हो, तुमको हर फैसला लेना पड़ेगा जिसमें सबका भला होगा। एक बात बताएं, ये करना क्यों चाहते हैं आप, जबकि कत्ल उस लड़की ने नहीं, आशिर ने किया है? तो इसको किस चीज की सजा देना चाहते हैं? वो बेकसूर है। तुम क्या चाहते हो वजदान की सजा सिर्फ आशिर को मिले? तुम्हें क्या लगा कि मैं सजा सिर्फ उस लड़की को दूंगा? सजा तो आशिर बेग को भी मिलेगी। इस इंसान ने मेरे खानदान के वारिस को मारा है। इसने मेरे मुस्तफा को मारा है। इसने शाह खानदान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। वो तो किसी सूरत नहीं बचेगा। इसके साथ साथ वो लड़की भी नहीं बचेगी। इस पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। बहुत प्यार करते हैं न उस लड़की से वो लोग। उठ उठ, आंसू न रुलाया मैंने उस लड़की को, तो मेरा नाम सगीर शाह नहीं। वजदान ने उनकी बातें सुनकर जब्त से मुठियां भींची। मुस्तजाब और बुराक सपाट चेहरों से उनको देख रहे थे। आपको पता भी नहीं है वो क्या चीज है दादा। आपको इल्म भी नहीं है वो लड़की क्या तोप है। वो झुंझला कर बोला, आप नहीं जानते उस लड़की का। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इसको क्या है। वो लड़की एक नामवर वकील है। इसको आप छू भी नहीं सकते हैं। तो वो ऐसा केस बनाएगी, सारी उम्र सिर्फ हवालात की हवा खानी पड़ेगी। वाह, बहुत अच्छे। सगीर शाह तमस्कुराना अंदाज में ताली बजा कर बोले, तो मैं क्या देख रहा हूँ? शाह खानदान का बड़ा पोता सरदार वजदान शाह एक लड़की से डर रहा है। तफ है तुम पर, शर्म आनी चाहिए। एक सरदार होकर एक लड़की से डर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ। आपको आगे के हालात से आगाह कर रहा हूँ। वो लड़की कोई आम गांव की मासूम और डबू लड़की नहीं है। वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है जो किसी से नहीं दबेगी। इस पर एक हाथ उठेगा, वो हाथ नहीं उठाएगी सामने से। वो हाथ तोड़ देगी। वो ऐसी है, सामने वाला मुजरिम इसके नाम से कांपता है। और अगर हम कर भी लेते हैं इसको वनी, तो एक बात याद रखना आप, मुस्तफा को भी ये सब न पसंद था। वो भी इस चीज के खिलाफ था। वो भी यही चाहता था कि जो गलती करे, जिसने गुनाह किया हो, सजा उसे मिले, न कि किसी मजलूम को। समझने की कोशिश करें। और आप जिस लड़की को वनी के तौर पर लाना चाहते हैं, वो कोई आम लड़की नहीं है। मैं जानता हूँ आप इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। वो एकदम गुस्से से धाड़ा, सरदार वजदान शाह, तुम एक मर्द हो, तुम एक औरत से डर रहे हो। मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ दादा। समझने की कोशिश करें। वनी की रस्म गलत है। इसको खत्म करना है। इसको मैं अंजाम देकर बढ़ावा नहीं देना चाहता।
बस वजदान शाह, बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। वो खड़े होकर एकदम ढाड़े। कमरे में बैठे सारे नुफूस ने थोड़ी परेशानी से उनकी जानिब देखा, जबकि वजदान अभी इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन चेहरा सुर्ख हो रहा था। ये इस बात की गवाही थी कि वो अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा है। पंचायत में कल ही निकाह करोगे? अगर तुमने निकाह से इनकार किया सरदार वजदान शाह, तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बचेगा। मैं मर भी जाऊंगा तब भी तुमको अपना चेहरा नहीं देखने दूंगा। दादा, वो तड़प कर खड़ा हुआ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ, क्या तुम मान रहे हो? क्या तुम राजी हो कल के निकाह के लिए? इसने एक गुस्सा भरी निगाह अपने बाप पर डाली और जब्त से आंखें मींच कर बोला, मंजूर है मुझे। लेकिन याद रखना आप सब, इस बार वनी की रस्म बदलेगी। जिस तरीके से सब होता आया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वजदान शाह इस रस्म को बदल कर रख दूंगा। ये वादा है मेरा। फिर वो रुका नहीं था, चला गया, सबको पीछे छोड़कर।